गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी का हमारा 10वां चैप्टर चल रहा था, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बच्चों, उसमें कल हमने प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में डिस्कस किया था प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन और प्रकाश संश्लेषण के इतिहास के बारे में हमने कल जाना था। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कल हमने चर्चा की थी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा होता है या पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है या कहाँ घटित होती है। ठीक है, तो जो पर्ण मध्योतक होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील प्रकाश संश्लेषी उत्तक होता है। पादपों में पर्ण मध्योतक जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील प्रकाश संश्लेषी उत्तक होता है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक पर्ण मध्योतक की प्रत्येक कोशिका में पर्ण मध्योतक की प्रत्येक कोशिका में 20 से 40 हरित लवक पाए जाते हैं। कितने? 20 से 40। ठीक है, तो फिर टॉपिक हमारा निकल के आया था हरित लवक। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे हरित लवक की संरचना। किसकी चर्चा करेंगे? हरित लवक की संरचना। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम है हरित लवक का। ये डायग्राम किसका है? हरित लवक का। हरित लवक एक कोशिकांग है। प्लांट सेल में एक कोशिकांग पाया जाता है जिसको हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हरित लवक की संरचना। तो आप डायग्राम में देख रहे हो हरित लवक जो है वो पादप कोशिका का एक कोशिकांग है जो प्लांट सेल के कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त, मतलब इस कोशिकांग के चारों तरफ दो झिल्लियां पाई जाती है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। ठीक है, ये दोनों झिल्लियां ही हरित लवक कोशिकांग की दोनों झिल्लियां ही किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है बच्चों, इन दोनों झिल्लियों के मध्य, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश पाया जाता है या रिक्त स्थान पाया जाता है जिसको हम परिकला अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिकला अवकाश बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो ये जो बाहरी झिल्ली है ये प्रोटोनों के लिए, बाहरी झिल्ली जो है वो प्रोटोन के लिए पारगम्य होती है। अर्थात प्रोटोन जो होते हैं वो बाहरी झिल्ली के आर पार मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो बाहरी झिल्ली है वो प्रोटोनों के लिए पारगम्य होती है, जबकि भीतरी झिल्ली प्रोटोनों के लिए अपारगम्य होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अब ये जो दोनों झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों के अंदर एक आंतरिक एरिया है, आंतरिक क्षेत्र है। इन झिल्लियों से घिरे आंतरिक जो हिस्सा है या आंतरिक जो क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? तो पहला भाग है स्ट्रोमा, जिसको हम पीठिका भी बोलते हैं, स्ट्रोमा या पीठिका, और दूसरा भाग है ग्रेना। दूसरा भाग है ग्रेना। ठीक है, तो हरित लवक जो है, तो हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। उन दोनों झिल्लियों से घिरे हुए जो आंतरिक क्षेत्र है या आंतरिक स्थल है उसको दो भागों में विभेदित किया गया है। पहला भाग है स्ट्रोमा या पीठिका और दूसरा भाग है ग्रेना। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं स्ट्रोमा भाग की, हरित लवक के स्ट्रोमा या पीठिका भाग की। ठीक है बच्चों, तो झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन भ्रण पदार्थ है या प्रोटीन का बना जो भ्रण पदार्थ है, इस झिल्ली के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इस भ्रण पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इन दोहरी झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन से बना हुआ भ्रण पदार्थ भरा हुआ है, उस भ्रण पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, इस स्ट्रोमा भाग में जो लिक्विड भरा हुआ है उस भाग में विभिन्न प्रकार के कण, घुलित लवण, विभिन्न प्रकार के कण, घुलित लवण, छोटा द्विकुंडलित वृत्ताकार डीएनए, छोटा द्विकुंडलित वृत्ताकार डीएनए, स्टार्च कणिका, लिपिड की बूंदे तथा अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हरित लवक का स्ट्रोमा भाग है उस भाग में क्या क्या पाए जाते हैं? कण, घुलित लवण, द्विकुंडलित वृत्ताकार डीएनए, स्टार्च कणिका, लिपिड की बूंदे तथा अनेक एंजाइम, तथा इसी के साथ इस स्ट्रोमा भाग में 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हरित लवक का स्ट्रोमा भाग। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम ग्रेना भाग की। कौन से भाग की? ग्रेना भाग। तो हरित लवक का अगला भाग है ग्रेना। ठीक है,
तो जो हरित लवक का मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स किसका बना हुआ है? स्ट्रोमा का। किसका? स्ट्रोमा का। दोहरी झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन का बना हुआ व्रण पदार्थ भरा हुआ है वो स्ट्रोमा है, ठीक है। और स्ट्रोमा ही किसका निर्माण करता है? हरित लवक के मैट्रिक्स या आधात्री का निर्माण करता है, ठीक है। तो हरित लवक के मैट्रिक्स में इकाई झिल्ली या एकल झिल्ली से निर्मित नलिकाकार तंत्र पाया जाता है। हरित लवक के मैट्रिक्स में इकाई झिल्ली से निर्मित नलिकाकार तंत्र पाया जाता है, जिसको हम कोष तुल्य क्या बोलते हैं? कोष तुल्य या थाइलेकोइड कहते हैं। कोष तुल्य या थाइलेकोइड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो थाइलेकोइड होते हैं ये चपटे होते हैं। क्या होते हैं? चपटे। और सिक्कों के ढेर की तरह, इस तरीके से देखिए, सिक्कों के ढेर की तरह। तो ये एक थाइलेकोइड है और अनेक थाइलेकोइड सिक्कों के ढेर की तरह व्यवस्थित होते हैं। सिक्कों के ढेर की तरह व्यवस्थित होते हैं। इस एक ढेर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम एक वचन है, इसका बहुवचन होता है ग्रेना। अनेक ग्रेनम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं, ठीक है। तो जो थाइलेकोइड है वो सिक्कों के ढेर की तरह एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, विभिन्न ग्रेनम या ये देखो, ये डायग्राम में ग्रेनम है। तो विभिन्न ग्रेनम आपस में एक नलिकाकार संयोजन के द्वारा, आपस में एक नलिकाकार संयोजन के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। इस नलिकाकार संयोजन को हम क्या बोलते हैं? फ्रेटस, फ्रेटस या स्ट्रोमा लेमिली या पीठिका पटलिका बोलते हैं। तो मैट्रिक्स भाग में अनेक ग्रेनम पाए जा रहे हैं या सिक्कों का ढेर जैसी संरचना पाई जा रही है, जिसको हम ग्रेनम बोल रहे हैं। और ये ग्रेनम आपस में एक नलिकाकार संयोजन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस संयोजन को हम क्या बोलते हैं? फ्रेटस या स्ट्रोमा लेमिली या पीठिका पटलिका बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोमा भाग में, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही थी? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न हो रही थी। जबकि हरित लवक के ग्रेना भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, या ये कहें कि हरित लवक का जो ग्रेना भाग है वो प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, जो थाइलेकोइड होता है, ये एक यूनिट थाइलेकोइड है। तो थाइलेकोइड की झिल्ली में, थाइलेकोइड की झिल्ली में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से? पर्णहरित एवं कैरोटीनोइड्स या क्लोरोफिल एवं कैरोटीनोइड्स प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? थाइलेकोइड की झिल्ली में, थाइलेकोइड की कला में या झिल्ली में, ठीक है। इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा, इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा दृश्य स्पेक्ट्रम में से, दृश्य स्पेक्ट्रम में से बैंगनी, नीला एवं लाल, बैंगनी, नीला एवं लाल रंग के प्रकाश का अधिक अवशोषण होता है। या ये कहें कि इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के द्वारा 400 से 700 नैनोमीटर वाले तरंग धैर्य, 400 से 700 नैनोमीटर तरंग धैर्य वाले प्रकाश का अवशोषण अधिक होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा कौन कौन से? पर्णहरित एवं कैरोटीनोइड्स। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा प्रकाश के जिस वर्णक्रम का, प्रकाश के जिस वर्णक्रम का अवशोषण किया जाता है, प्रकाश के जिस वर्णक्रम का अवशोषण किया जाता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण या PAR। क्या बोलते हैं? PAR। PAR की फुल फॉर्म होती है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा प्रकाश के जिस भाग का अवशोषण किया जाता है उस भाग को प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण या PAR कहते हैं, ठीक है। अब दो वैज्ञानिक थे, पार्क एवं पान, पार्क एवं पान। तो पार्क एवं पान ने बताया कि थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर, थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर, थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम बोलते हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रत्येक क्वांटासोम में, या कहें कि क्वांटासोम में प्राय
230 क्लोरोफिल 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं किसमें? क्वांटासोम में, जो कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। कहाँ पाई जा रही है? थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर एक सूक्ष्म गोलाकार संरचना पाई जा रही है जिस क्वांटासोम बोला। ठीक है, उस क्वांटासोम में 230 पर्णहरित के अणु पाए जाते हैं या क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ठीक, क्लोरोफिल में कौन से 230 में? 230 में से 160 तो क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी। 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं क्वांटासोम में, जिसमें से 160 तो क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी। इसके अलावा क्वांटासोम में 48 कैरोटीनॉइड्स, 46 क्विनोन, 116 फास्फोलिपिड एवं एंजाइम व अन्य अणु भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कौन सा भाग? ग्रेना भाग। कौन सा भाग था? ग्रेना भाग था। अब बात करते हैं हम, टॉपिक यहाँ से निकल के आता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, तो उसको डिस्कस करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कहाँ? पादप कोशिका के हरित लवक में या हरित लवक में पाए जाने वाले थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली पर। ठीक है, विशेष प्रकार क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। उनको ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है मुख्य या प्रधान वर्णक। मुख्य या प्रधान वर्णक जिसको बोलते हैं, जो कौन सा है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मुख्य या प्रधान वर्णक, जो कौन सा है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक है। दूसरा भाग है प्रकाश संश्लेषी वर्णक का सहायक वर्णक। कौन सा? सहायक वर्णक। सहायक वर्णक कौन कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 प्रकार के वर्णक काम में आते हैं। पहला है मुख्य या प्रधान वर्णक, जो कौन सा है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। और दूसरे होते हैं सहायक वर्णक, जो कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे पहले पर्णहरित को। किसको? पर्णहरित या क्लोरोफिल को। प्रकाश संश्लेषी वर्णक को 2 भागों में हमने बांटा। पहला था मुख्य या प्रधान वर्णक, जो कौन सा है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। और दूसरा है सहायक वर्णक, वो कौन कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ठीक है। तो पहले डिस्कस कर रहे हैं हम पर्णहरित या क्लोरोफिल को। पर्णहरित या क्लोरोफिल को। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होने वाला ये प्रमुख वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रमुख रूप से कौन सा वर्णक काम में आता है? तो वो है पर्णहरित। कौन सा? क्लोरोफिल या पर्णहरित। ठीक है। इसकी मात्रा, किसकी? पर्णहरित की। पर्णहरित की मात्रा अन्य वर्णकों की तुलना में, पर्णहरित की मात्रा अन्य वर्णकों की तुलना में अधिक होती है तथा ये कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। क्लियर है। आगे देखो, अब तक कितने? 7 प्रकार के। अब तक कुल 7 प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक ज्ञात हैं। अब तक कुल 7 प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक ज्ञात हैं, जिन्हें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल तथा बैक्टीरियोविरिडिन। बैक्टीरियो क्लोरोफिल तथा बैक्टीरियोविरिडिन, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। तो अब तक कितने प्रकार के पर्णहरित ज्ञात हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियो क्लोरोफिल तथा बैक्टीरियोविरिडिन, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोबियम क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल, इन 7 प्रकार के पर्णहरित में से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्लोरोफिल ए जो है वो नीले हरे रंग का वर्णक होता है।
क्लोरोफिल ए जो है वो नीले हरे रंग का वर्णक होता है, जो क्या है, एक सार्वत्रिक वर्णक है। क्या है? सार्वत्रिक वर्णक, सब जगह मिलने वाला। लेकिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है, जीवाणुओं में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखो क्लोरोफिल बी। तो जो क्लोरोफिल बी है वो पीले हरे रंग का वर्णक होता है। कैसा होता है? पीले हरे रंग का वर्णक होता है और सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है, सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है। ठीक है। अब जो क्लोरोफिल बी है यह है कार्बनिक विलायकों में इसकी विलयशीलता, कार्बनिक विलायकों में इसकी विलयशीलता सर्वाधिक होती है, या सर्वाधिक रूप से कौन सा पर्णहरित कार्बनिक विलायकों में विलयशील है? तो वो है क्लोरोफिल बी। ठीक है। तो इन दोनों वर्णकों के अलावा, इन दोनों वर्णकों के अलावा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अलावा अन्य जो क्लोरोफिल है वो केवल किस में पाए जाते हैं? शैवालों में पाए जाते हैं। तो शैवालों कौन से? क्लोरोफिल सी, डी, ई। ये जो वर्णक है क्लोरोफिल, ये वर्णक केवल शैवालों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते। क्लियर है? इसके अलावा जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, कौन सा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, तो वो किस में मिलेगा? वो बैक्टीरिया में मिलता है। किस में मिलता है? बैक्टीरिया में मिलता है। क्लियर है? तो ये थी थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज किसकी? पर्णहरित की या क्लोरोफिल की। तो अगला टॉपिक अब हमारा आता है क्लोरोफिल अणु की संरचना, क्लोरोफिल अणु की संरचना, जो डिस्कस करेंगे हम कल। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए।